अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमानुल्लाह पंजवानी है। आज मैं जो टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में, वो ये है कि एक रियल एस्टेट जो ब्रोकर होता है उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है। ब्रोकर तो इन टर्म्स ऑफ बहुत ब्रॉड इसकी वो स्पेक्ट्रम है। बेशुमार किस्म के ब्रोकर्स होते हैं, मगर जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनकी ड्यूटीज़ जो है ना वो डिफ़ाइन होती हैं, क्या होना चाहिए। आम तौर पर बहुत सी वीडियोस के अंदर, बहुत से ट्यूटोरियल्स के अंदर काम तो बताया जाता है कि प्रॉपर्टी का काम किस तरह किया जाए, किस तरह किया जाए, मगर बीइंग ए ब्रोकर किस तरीके से इसको काम किया जाए, किस तरह उसकी ब्रोकर की ड्यूटीज़ होती हैं, किस तरह उसको स्कोप ऑफ उसका वर्क होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ये हमारे आज इसका टॉपिक है। ब्रोकर बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो ब्रोकर एक निगोशिएटर होता है बिटवीन द टू पार्टीज़। ठीक है, दो पार्टियों को मिलवाता है। मैं इससे पहले थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं, आमतौर पर ये लोगों के जहनों में आता है कि रियल एस्टेट का काम करने के लिए कोई लाखों करोड़ रुपए चाहिए और इसके लिए जो है ना बहुत ज़बरदस्त ऑफिस होना चाहिए और इतने आपके पास लाखों रुपए हैं तब जाकर आप ये काम कर सकते हैं। मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। आप जानते हैं कि हम 15 साल से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और मेरे पास ऐसे भी बहुत से लोग आए हैं जो बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से उन्होंने काम शुरू किया एज अ ब्रोकर। देन वो उसके बाद जो है ना ब्रोकर से फिर बिल्डर बने, बिल्डर से फिर वो डेवलपर बने और आज वो लीडिंग बिल्डर्स हैं पाकिस्तान में। तो एज सच इसमें कोई ऐसी नीड नहीं है। तो वो मेरे नाजरीन, वो दोस्त जो अभी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके जहन में ये खदशात हैं कि बगैर पैसे के कैसे काम होता है, तो आज की जो वीडियो है ये बड़े आपके काम की है। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। तो मैं आता हूँ वापस अपने टॉपिक की तरफ कि ब्रोकर बेसिकली एक मीडिएटर होता है, एक निगोशिएटर होता है बिटवीन द टू पार्टीज़। आप आम तौर पर एक चीज़ होती है, जो सेलर होता है वो अपनी डिमांड बताता है, बायर उसकी ऑफ़र देता है। अगर वो बायर ऑफ़र और डिमांड अगर नियरेस्ट होती है तो एक ब्रोकर का काम होता है उस ऑफ़र के दरमियान कोई ऐसा कोई पॉइंट पे ले आए डील, जिससे डील मैच्योर हो जाए। ये एक आम तौर पर ये एक छोटा सा पॉइंट है कि इस तरीके से जो है ना वो ब्रोकर जो है वो डील करता है। अब इसकी फर्दर डिटेल्स हैं। आम तौर पर रियल एस्टेट ब्रोकर की भी टर्म इस्तेमाल होती है, रियल एस्टेट एजेंट्स भी इस्तेमाल होती है, और जो प्रॉपर क्वालिफिकेशन लेके कोई सर्टिफिकेशन लेके इस फील्ड में आता है वो अपने आप के साथ रियल एस्टेट प्रोफेशनल लिखता है। तो ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं, इनके मुख्तलिफ काम हैं। तो ब्रोकर्स की ड्यूटीज़ क्या हैं? देखिए, एक तो बड़ा अहम काम ये होता है ब्रोकर्स का कि अगर उसके पास कोई इन्वेंट्री आ जाती है तो इन्वेंट्री को सेल करना। सेल करने के बाद वो क्या करता है, जो पहला इनिशिएट काम होता है वो ख़रीदार ढूंढता है, वो बायर को ढूंढता है, बायर मिलता है, सेलर्स के हाथ में होता है, दोनों को निगोशिएट कराता है और एक डील जो है वो मैच्योर हो जाती है। जब डील मैच्योर हो जाती है, इसके बाद अगला स्टेप होता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट को ड्रॉ करना होता है, ड्राइंग अप दी कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी जो एग्रीमेंट होता है दोनों बायर और सेलर के दरमियान, जो सेल एग्रीमेंट होता है उस सेल एग्रीमेंट को बनवाना होता है। वो जब बनवाएगा, जब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन उसको पता होंगी, उसको समझ में आएगा, जब वो एक वकील के साथ या फिर आम तौर पर देखा गया ये है कि बने बनाए फॉर्मेट्स जो है ना वो ब्रोकर्स ले लेते हैं, मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे होते हैं। उसके अंदर एक कोई स्पेसिफिक कोई वो कॉन्ट्रैक्ट की कोई शिक नहीं होती। नतीजा इसका क्या होता है, अगर बाद में कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो ना इसमें सेलर सिक्योर होता है और ना बायर सिक्योर होता है। तो इस पे जो है, जो एग्रीमेंट है, जो सेल एग्रीमेंट है, जो इनिशियल एक डॉक्यूमेंट बनती है, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो बहुत अहम होती हैं। और एक अच्छा रियल्टर प्रोफेशनल जो है कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर ऐड कर देता है, ना तो वो सेलर जो है ना बैक हो सकता है, ना बायर बैक हो सकता है, और उनको जो है वो डील करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात अक्सर ये देखा गया, प्रॉपर्टी में कीमतें बढ़ जाती हैं तो सेलर जो है वो बैक हो जाता है। और अगर आपका डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, सेल एग्रीमेंट अगर स्ट्रॉन्ग है, तो ये है कि वो बैक नहीं हो सकता, आप कोर्ट में जा सकते हैं और फाइट कर सकते हैं और आपके हक में फैसला हो सकता है। सेल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी एक अहम शिक ये है कि वो 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पर होना चाहिए। आम तौर पर ब्रोकर जो है वो 100 रुपये 200 रुपये के स्टैम्प पेपर पर करते हैं, जिसकी लीगल कोई हैसियत नहीं होती। आगे मैं इस पर रोशनी डालूँगा, ये बड़ा डिटेल टॉपिक है।
अब हम आते हैं वापस अपने ब्रोकर की तरफ कि उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। इसमें जो तीसरा बड़ा अहम पॉइंट है वो ये है कि जो ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है ये एग्जीक्यूट करवाना ब्रोकर का काम है। जब सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री के लिए जाते हैं या सेल डीड के लिए जाते हैं तो दोनों तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन होती है रजिस्ट्रार के सामने वो एक अच्छा ब्रोकर कर सकता है। ट्रांसफ़र से पहले जो उसके पे ऑर्डर्स होते हैं, चेक्स होते हैं, पेमेंट्स होती हैं, ये डेफिनेटली सेलर के फेवर में होती हैं। सेल वेरिफिकेशन करानी चाहिए। बाज़ औक़ात पार्टियाँ पे ऑर्डर देती हैं और सब रजिस्ट्रार के पास जाकर जब वो रजिस्ट्री हो जाती है तो पे ऑर्डर पता चलता है 2 दिन बाद जो है वो जाली निकला है। तो एक अच्छे ब्रोकर का, ट्रेनर का जो है वो ट्रेंड ब्रोकर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पार्टी से पे ऑर्डर ले और उस बैंक से उसकी वेरिफिकेशन करा ले कि हाँ यार ये सही है। तो ये कि ये पूरा एक कंप्लीशन, एक पूरा प्रोसेस है। हम आगे भी इस पर तफसील से बात करेंगे। इसके बाद जो है वो ब्रोकर का जो काम होता है वो कमीशन रिसीव करता है अपनी पार्टी से जो जिसको भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। कमीशन की भी मुख्तलिफ मदें हैं। किसी इलाके में 2% कमीशन चलता है जो सेल ट्रांजेक्शन होती है। कहीं कोई बड़ी डील होती है तो 1% भी ब्रोकर ले लेते हैं। तो आम तौर पर जो है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है कमीशन ब्रोकर का। तो ये है कि वो जो भी इसकी जो जैसे भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है जिससे भी इसके लिंक है अपने क्लाइंट से, मगर आम तौर पर ये 2% जो है वो सेल्स ट्रांजेक्शन का जो है वो कमीशन इसका होता है। अच्छा, इसके बाद जो एक और ज़िम्मेदारी आ जाती है वो होता है कि जो एग्रीमेंट्स प्रॉपर्टी ओनर से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको जो है वो चेक करना, वेरीफाई करना डील से पहले। ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है ब्रोकर की। आम तौर पर होता ये है कि लोग डील कर लेते हैं, बयाना भी दे देते हैं और डॉक्यूमेंट की जो फ़ाइल होती है, जो प्लॉट की फ़ाइल है, मकान की फ़ाइल है, बैंगलों की फ़ाइल है, ये बाद में चेक करते हैं। बाद में चेक करने से फिर ये होता है कि वो कोई ना कोई उसके अंदर डॉक्यूमेंट मिस होता है जो अव्वल तो बन नहीं पाता, अगर बनना पाता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो हर्डल्स क्रिएट होते हैं और डील जो है वो ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर प्रॉपर्टी का काम करें तो डील से पहले डॉक्यूमेंट चेक कर लें। आप डील हो रही है, आपके पास कोई इन्वेंट्री आई है, आप क्लाइंट को बुलाएं जो सेलर है, उससे फ़ाइल ले लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बेटा प्रॉपर्टी बेच रहा होता है, प्रॉपर्टी जो है वो अम्मी के नाम पर होती है। बड़े मसले होते हैं, पता चला आपने डील कर ली और अम्मा ने मना कर दिया। ख़ास तौर पर जो औरतों के नाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर काफ़ी परेशानियाँ आती हैं ब्रोकर्स को। तो सबसे पहले जो है वो डील कर लें। आप अगर बेटा बेच रहा है और प्रॉपर्टी अम्मी के नाम पर है तो बेटे से एग्रीमेंट नहीं होगा, अम्मी से एग्रीमेंट होगा, या वाइफ़ के नाम पर है या जिसके नाम पर भी प्रॉपर्टी है और उसी के नाम पर जो है वो एग्रीमेंट करना चाहिए। आम तौर पर दूसरे बंदे की कोई लीगल हैसियत नहीं है कि बेटे, भाई, भतीजे उससे आप एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है वो इस तरह के बहुत से पॉइंट्स हैं। देखिए एक अब हम डिस्कस करते हैं कि एक ब्रोकर की जो है ना वो जॉब्स डिस्क्रिप्शन क्या होती है एक रियल एस्टेट एजेंट की। देखिए बहुत से इसके अंदर सेगमेंट हैं। बहुत से ऐसे ब्रोकर्स हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म का काम कर रहे होते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर लैंड के ब्रोकर्स होते हैं, इस तरह कमर्शियल लैंड के ब्रोकर्स होते हैं, रेजिडेंशियल लैंड के ब्रोकर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल लैंड के ब्रोकर्स होते हैं। ये इस तरह के कुछ लिस्टिंग है जो मैं अभी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि किस तरह की टाइप्स हैं। आप एज अ ब्रोकर किस किस फील्ड के अंदर किस किस सेगमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल यहाँ आपसे शेयर करूँगा। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि आपको एज अ ब्रोकर जो है वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनना है। एक्सपर्ट मतलब ये कि कंसल्टेंट जब आप नाम के आगे लिखते हैं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है कि आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। इन ब्रॉड टर्म्स अगर बात की जाए, एक आम तौर पर एक डॉक्टर जो है, आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए तो 50-100 रुपये फ़ीस होती है। अगर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, एयर, नोज़, थ्रोट, वॉटेवर, तो आप देखते हैं 500-1000 रुपये फ़ीस देते हैं। तो बेसिकली क्या वजह है, एक पूरी फुल बॉडी का डॉक्टर है वो 100-150 रुपये लेता है और जो किसी एक पार्ट का जो एक्सपर्ट है वो आपसे 500, 1000 चार्ज करता है। इसलिए करता है कि वो उस पर्टिकुलरली फील्ड का एक्सपर्ट होता है। तो मैं इसको लिंक करूँगा बीइंग ए रियल एस्टेट ब्रोकर। आपको अब मैं जो फील्ड बताने जा रहा हूँ उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ पैदा करनी है।
देखें, आप एक्सपर्टीज़ पैदा करने के लिए डेफिनेटली आपका एक मेंटोर होना चाहिए, आपका एक टीचर होना चाहिए, आपकी प्रॉपर एक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इस फील्ड में आने से पहले। हम आगे इस पे बात करेंगे कुछ वीडियोज़ में। तो जब आपके पास एक्सपर्टीज़ डेवलप हो जाएंगी तो आपका एक मार्केट के अंदर ऑटोमेटिकली एक नाम जनरेट हो जाएगा, एक ब्रांड आपका डेवलप हो जाएगा। किसी को भी कोई उसी पर्टिकुलर फील्ड के हवाले से कोई प्रॉपर्टी लेनी होगी तो डेफिनेटली आपका नाम जो है वो सामने आएगा। जैसे अभी एक मैं शुरू की बात करूँगा कि अपार्टमेंट रियल एस्टेट एजेंट ये कैसे जो रेंट का काम करते हैं। अच्छा, रेंट में भी मैं आपको बताऊँ, रेंट के भी सेगमेंट हैं। आम तौर पे कहते हैं जी मैं रेंट का काम करता हूँ, तो रेंट में आप अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं तो फिर उसी को फोकस करें। उसके अंदर अपार्टमेंट, फ्लैट, बेंगलोस ये आ जाते हैं। आप उसी में फोकस करेंगे, आप देखेंगे कि कुछ चंद महीनों में आपके डेवलप हो जाएगी मार्केट के अंदर, और किसी को अगर रेंट पे कोई अपार्टमेंट चाहिए होगा तो आपसे कांटेक्ट करेगा। इसी तरह कमर्शियल प्रॉपर्टी जो होती है, उसके अगर आप वो हैं रेंट पे डील करते हैं, तो जिनको मॉल चाहिए होगा, जिनको कोई शॉप चाहिए होगी, या जिनको वेयर हाउस चाहिए होगा, या जिनको कोई कमर्शियल ऑफिस चाहिए होगी, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। आम तौर पर देखा ये गया है कि किसी ब्रोकर से बात करो तो वो पूछता है जी आपको कहाँ प्रॉपर्टी चाहिए, जहाँ भी चाहिए मैं आपको दिला दूँगा। ये प्रैक्टिस जो है ना ये बहुत गलत है। और फिर वो एजेंट जो है उसके अपने पास कुछ होता नहीं, वो लोगों से जाकर जो है ना फिर वो इन्वेंटरी तलाश करता है और कोशिश करता है डील होने की, मगर उसका नतीजा जो है वो नहीं होता और वो डील जो है मैच्योर नहीं होती। तो ये चीज़ रखें कि अगर रेंट में आप डील कर रहे हैं तो रेंट के भी डिफरेंट सेगमेंट हैं। रेंट में जो है वो स्कूल भी आ जाते हैं। अगर स्कूल को आप फोकस कर रहे हैं, सिर्फ स्कूल को फोकस करें, अपने शहर में जितने स्कूल हैं आप वहाँ अपनी मार्केटिंग करें, उनके प्रिंसिपल से मिलें, उनके ऑनर से मिलें कि आपको ये स्कूल अगर रेंट पे देना हो या सेल करना हो तो आप राब्ता करें। इंस्टीट्यूट्स हैं, इसी तरह रेंट के हवाले से जितनी भी चीज़ें रेंट पर होती हैं, बाज़ों का सीएनजी स्टेशंस, पेट्रोल पंप्स, यानी आपकी अपनी एक शनाख्त होनी चाहिए। जिस शहर में भी आप काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फील्ड को सेलेक्ट करें और उसके अंदर जो है वो आप अपना जो है वो एक्सपेंड करें अपना एक्सपोजर, और उसी से मुतल्लिक करें। आप एक वक्त आएगा कि फिर आपको जो है ना वो खुद को मार्केट करने की ज़रूरत नहीं, क्लाइंट आपके पास खुद ब खुद आएगा। एक टर्म इस्तेमाल होती है एसोसिएट ब्रोकर। एसोसिएट ब्रोकर बेसिकली असिस्ट करता है एक सीनियर ब्रोकर को। आमतौर पर आप देखा होगा स्टेट एजेंट में वो सीनियर लोग बैठे होते हैं और उनके साथ टीम मेंबर और भी बैठे होते हैं जो एसोसिएट कर रहे होते हैं। जो बड़ी कंपनीज होती हैं रियल एस्टेट की, वो एक टीम हायर करती हैं और मुख्तलिफ एसोसिएट्स को डिफरेंट टास्क दे देती हैं कि आपको प्लॉट सेल करना है, आपको बेंगलोर सेल करना है, आपको अपार्टमेंट सेल करने हैं। तो ये एसोसिएट ब्रोकर कहलाते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, जो रिपोर्ट करते हैं जो मेन एजेंट होता है, मेन ब्रोकर होता है जो हेड कर रहा होता है उसको। एक और टर्म ब्रोकर्स मार्केट के अंदर इन हैं जो काम कर रहे हैं और बड़ा खामोशी से काम कर रहे हैं, वो बायर्स एजेंट होते हैं, यानी वो ख़रीदार के अपॉइंटेड एजेंट्स होते हैं। अब इसको इस तरह समझेंगे कि जब आपकी क्लाइंटेज बन जाएगी तो आपका इन्वेस्टर या वो आपके ऊपर एक राय करने लगेगा, तो आपका काम होगा बाइंग करना। आप परचेज करेंगे उस इन्वेस्टर के लिए, और ये इसको बायर एजेंट कहते हैं। उनका काम सिर्फ बाइंग होता है। बाइंग के लिए फिर सारी, जैसे मैंने अभी सारी टूल्स टेक्निक्स बताई, वो सब इसके अंदर आ जाती हैं कि डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाना, ट्रांसफ़र का प्रोसेस आना चाहिए, वैल्यूएशन सही आनी चाहिए आपको। तो बायर एजेंट जो है वो ये भी काम करते हैं। अच्छा, बहुत से जो कॉरपोरेट के लोग होते हैं, कॉरपोरेट जो कंपनीज़ होती हैं, वो इस तरह बायर एजेंट से कांटेक्ट करती हैं, जो मुख्तलिफ अपनी फ्रेंचाइज़ के लिए उनको जगहें चाहिए होती हैं, परचेज़ भी करनी होती है, रेंट पे भी होता है, मुख्तलिफ बैंक्स हैं, इदारे हैं। जब आप एज अ बायर एजेंट काम करेंगे तो बड़ा स्पेसिफिक फील्ड है, और बड़ी महदूद पैमाने पर ये काम होता है, मगर जब होता है तो बड़ा अच्छा होता है और अच्छा इसके अंदर जो है ना वो कमीशन मिलता है। कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं, अगला जो मेरा पॉइंट है वो ये है, वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, यानी डॉक्यूमेंटेशन के एक्सपर्ट होते हैं। वो जितनी भी जो अथॉरिटीज़ उस शहर के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, उन अथॉरिटीज़ की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। जिस इलाके में वो काम कर रहे होते हैं, अगर वो इलाका जो है जिस अथॉरिटी के अंडर में आता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में वो एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं। अगर डीएचए है, या बहरिया टाउन है, या मतलब स्कीम 33 है, या कोई और लोकल अथॉरिटी सीडीए है, आरडीए है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर
वो एक्सपर्ट करते हैं। उनका काम सेल परचेज नहीं करना होता, एक ऑफिस लेकर बैठे होते हैं, उनके पास पूरे ड्रॉ होते हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट उनके सिस्टम में, और वो सिर्फ जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो काम कर रहे होते हैं। आमतौर पर अगर इस तरह के जो ब्रोकर्स हैं वो अगर एलएलबी कर लें तो ये है कि उसके अंदर वैल्यू ऐड हो जाती है कि एलएलबी के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा, इसके साथ एक और ब्रोकर की किस्म है, वो इंडस्ट्रियल ब्रोकर। जो इंडस्ट्रीज़ की जो प्लॉट्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर डील करते हैं, ये ब्रोकर्स की वो किस्म है। वो रेंटल भी करते हैं और सेल परचेज भी करते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी, और जो फैक्ट्रियाँ होती हैं कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर जो लार्ज यूनिट्स तक, ऐसे जो इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट एजेंट होते हैं उनको मुख्तलिफ बिजनेसेस की फिजिबिलिटीज़ भी आनी चाहिए। जब आपकी डेवलपमेंट बढ़ जाती है, मैं इस टॉपिक पर एक आगे एक और वीडियो भी रिकॉर्ड कराऊंगा कि इंडस्ट्रियल ब्रोकर को किस तरह काम करना चाहिए और वो किस तरह एक्सपेंड करता है। तो कहने का मकसद ये है कि इंडस्ट्री के हवाले से भी आपके पास पूरी नुआ होनी चाहिए। फ़र्ज़ के लिए किसी एक गवादर इंडस्ट्रियल एरिया में अगर काम कर रहे हैं या कोई साइट में आप काम कर रहे हैं, तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी फिजिबिलिटीज़, उनका इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको ब्रोकर को आनी चाहिए। जब आपके पास एक क्लाइंट आए तो आप उसको एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी एनालिसिस करके दे सकें। वैसे तो ज़ाहिर है इंडस्ट्रीज को आएगा तो वो डेफिनेटली होमवर्क करके ही आता है, मगर ये है कि अगर वो देखेगा कि आप इतने कैपेबल हैं कि आप उसकी इंडस्ट्री से मुतल्लिक़ कितनी नॉलेज रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मिसाल दूँ तो कितना वहाँ केवीए का लोड चाहिए होगा। फ़र्ज़ कीजिए कोई एफएमसीजी की कोई प्रोडक्ट है, ऑयल मिल है, तो ये है कि उसमें कितनी गैस का कितना क्यूबिक फुट का गैस कनेक्शन चाहिए होगा, कितनी बिजली चाहिए होगी, और क्या क्या उसके लवाजमात हैं, लेबर कहाँ से आएगी, सराउंडिंग में कोई कच्ची आबादी है, गोट है जहाँ से लेबर आपकी इंडस्ट्री को फुलफ़िल करेगी। तो इस तरह की बहुत सी नॉलेज जो है वो एक इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट एजेंट को आनी चाहिए। अगला जो टाइप्स है वो लैंड सेल्स एजेंट, ज़मीन बेचने वाले। अब ये ज़मीन बेचने वालों में डिफरेंट सेगमेंट हैं। इसमें एग्रीकल्चर लैंड भी आ जाती है, कमर्शियल लैंड भी आ जाती है, इंडस्ट्रियल लैंड भी आ जाती है। मतलब जितनी भी लैंड की किस्में हैं, ये एक अलग इसकी वीडियो है जो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो ये है कि वो उसके अंदर ये सारे वो सिर्फ उसके अंदर सिर्फ लैंड के डील करते हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को डील नहीं करते, सिर्फ ज़मीन के मामलात को देखते हैं। वो अपनी एक्सपर्टीज़ को डेवलप कर लेते हैं। इसी तरह कमर्शियल एजेंट होते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि कमर्शियल प्रॉपर्टी, शॉप्स है या वेयर हाउस है या ऑफिसेज़ हैं, सिर्फ उसी के अंदर डील करते हैं और अपने आप को स्पेसिफिक कर लेते हैं। और फिर एक ऐसी मतलब वो पीक पे पहुंच जाते हैं कि बड़े बड़े बिल्डर जब कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग प्लाजा बनाने का इरादा रखते हैं तो वो इस तरह सीनियर ब्रोकर्स को न सिर्फ बुलाते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, बल्कि उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाने में भी फ़ख्र महसूस करते हैं। इसी तरह एक और सेगमेंट है एग्रीकल्चर लैंड एक्सपर्ट। देखें, बेसिकली पूरा पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और जितने भी शहर आबाद हुए हैं आफ्टर पार्टीशन या जितनी भी हाउसिंग स्कीमें आती हैं वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर आती हैं। ज़रूरी ज़मीन होती है, उसको बिल्डर परचेज़ करता है, अथॉरिटीज़ परचेज़ करती हैं, देन उसको कन्वर्ट करते हैं हाउसिंग में और उसके बाद जो है वो इसको जो है ना वो सेल करते हैं। तो बीइंग ए रियल एस्टेट ब्रोकर आपको जो ज़रूरी ज़मीनों की नॉलेज बड़ी डेप्थ होनी चाहिए। गो के बहुत ख़तरनाक काम है, बहुत रिस्क होता है, क्योंकि ज़रूरी ज़मीनों में मौरूसी ज़मीनें होती हैं, विरासत दर विरासत चली आती हैं, सर्वे ज़मीनें भी होती हैं इसमें। तो ये कि थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, हर कोई इस फील्ड के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाता जब तक कि आप जो है वो उसकी प्रॉपर जो है ना वो लर्निंग ना करें, सीखें ना, डॉक्यूमेंटेशन ना सीखें। इसके अलावा एक और इसके अंदर ब्रोकर एज अ रियल एस्टेट मार्केटर भी काम करते हैं। देखिए, आजकल आपको पता है मार्केटिंग के डिफरेंट टूल्स जो हैं वो मार्केट के अंदर हैं, जिसमें सोशल मीडिया बड़ा अहम पार्ट प्ले कर रहा है आजकल। इस तरह डिजिटल मीडिया कर रहा है, अहम पार्ट प्ले कर रहा है। प्रिंट मीडिया का रोल है मगर बहुत अब कम हो गया है, महदूद पैमाने पर हो गया है। तो बीइंग ए रियल एस्टेट मार्केटर जो है ये भी आप काम कर सकते हैं कि मुख्तलिफ न सिर्फ आप बिल्डर से प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, बल्कि इंडिविजुअल तौर पर अगर आपके पास कोई इन्वेंट्री आई है तो उसकी भी मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर जाकर मार्केटिंग कर सकते हैं। ये भी एक बहुत वसी फील्ड है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और अहम बड़ा पॉइंट है, वो ये कि
आप देखते होंगे कि आजकल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्कीम अनाउंस की है अपना घर के हवाले से, तो उसमें बैंक का बड़ा अहम रोल आ गया है, और बैंक्स उसमें लीजिंग देते हैं, लोन देते हैं। तो कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ जो है ये लीजिंग की होती हैं, उनका काम ही है ना लीज़ कराना है प्रॉपर्टी को। गो के बहुत से ब्रोकर सेल परचेज के साथ लीजिंग का भी काम करते हैं, मगर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एज ए लीजिंग कंसल्टेंट अगर बनते हैं तो आपको तमाम बैंक्स की डिटेल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस का पूरा प्रोसेस, जो भी इंडिविजुअल जिसकी इनकम है, अगर वो सैलरीड है या बिज़नेस करता है, जो भी उसकी इनकम है उसके मुताबिक आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि ये लोन मिलेगा। और आस्ते आस्ते जब ये आप हो जाते हैं एक्सपर्ट, तो फिर लोग आपकी खिदमत हासिल करते हैं, जी मेरा ये मकान है या मैं ये लेना चाह रहा हूँ, मुझे इस पर अमाउंट कितना मिलेगा। तो एज अ कंसल्टेंट भी आप इसमें काम कर सकते हैं। और एक और सेगमेंट है रियल एस्टेट सेल्स एजेंट। ये बेसिकली सेल्स एजेंट जो हैं, ये कॉन्सेप्ट कॉल सेंटर से आया है, और जो मार्केटिंग कंपनीज़ जो है वो जब अपने टीम को डेवलप करती हैं तो उस तरह के सेल्स एजेंट अपॉइंट करती हैं जो मुख्तलिफ कॉल्स कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को मुख्तलिफ डेटा के ऊपर, और उससे जो है ना वो लीड्स जनरेट कर रहे होते हैं या इंक्वायरी जनरेट कर रहे होते हैं या बिज़नेस दे रहे होते हैं कंपनी को। तो ये रियल एस्टेट एजेंट्स सेल्स एजेंट कहलाते हैं। इसी तरह रियल एस्टेट सेल्स पर्सन, ये भी एक सेगमेंट है, इसका भी ताल्लुक सेल से है। वो पर्टिकुलरली कोई प्रोजेक्ट को सेल करते हैं, तो उस हवाले से ये किसका एक फील्ड है जो बिल्कुल अहम फील्ड है। अच्छा, एक और सेगमेंट है ब्रोकर्स फॉर एमिनिटीज़। लेकिन एमिनिटीज़ जो प्लॉट होते हैं या एमिनिटीज़ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होती हैं। मिसाल के तौर पर स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं जो मुख्तलिफ रफ़ाई मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, उसके भी ब्रोकर जो हैं बिल्कुल अलग होते हैं, अलग होना चाहिए। उस पर काम करें तो आपको पता चलेगा कि आप जो है ना इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। सेल परचेज़ होती हैं एमिनिटीज़, इसके अंदर मुख्तलिफ वो कुछ उसकी कानूनी हर्डल्स हैं जो मैं अपनी आगे किसी वीडियो में शेयर करूँगा। तो अगर आप ये इसको फ़ोकस करें तो ये भी एक बहुत अच्छी फ़ील्ड है। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव नज़र आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट करें अगर आपका कोई सवाल है, तो हम कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका इसका जवाब दे सकें। बहुत शुक्रिया।